भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकारों के साथ में वार्ता के समय हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, संसद के मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, आदरणीय मेयर साहिबा, आदरणीय डिप्टी मेयर साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े बहुमत की सरकार राजस्थान में बनी है। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि राजस्थान के हितों के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात पिछली सरकार ने किया था और राजस्थान जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, उस प्रदेश को जिस तरह से भ्रष्टाचार की अपेक्षा और आकांक्षा के चलते हुए हर मोर्चे पर विफल किया गया था। चुनाव के पूर्व भी हमने बार बार कहा था कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ कर भी फेंक देगी। मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अजमेर के सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की सरकार बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अजमेर के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, सरकार बनने के साथ ही हमने जो वादा किया था अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से भी और विभिन्न नेताओं ने अपनी बातचीत के समय में भी जो वादा किया था, हमने उन वादों पर काम करना प्रारंभ किया है। मैं अपनी बात कहने से पहले अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि भर्ती का घोटाला जिसको लेकर अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, प्रदेशव्यापी आंदोलन किए थे और पेपर लीक इन दोनों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित करेंगे। एसआईटी गठित की है और एक भी ऐसा व्यक्ति, अपराधी या आपराधिक गिरोह जो इस तरह के पेपर लीक घोटाले में लिप्त था, उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़े, एक भी ऐसा अपराधी शेष न रहे और राजस्थान में इस तरह की परिस्थिति दोबारा न बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी के माध्यम से और एसआईटी से आगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा करके हम युवाओं को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सके, इसे सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गरीब मातृशक्ति को एक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मैंने अनेक बार इस विषय पर अलग अलग जगह से टिप्पणी की थी, अजमेर से भी ये बात कही थी कि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी का संकट है, जिसमें से अजमेर भी एक है, इसके स्थायी समाधान का मार्ग केवल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बनने से जाता है। हम सब जानते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में इसको कंसेप्चुअलाइज करके डिजाइन डीपीआर बना करके भारत सरकार में भेजा गया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियों और खामियों के चलते हुए वो उस समय अप्रूव नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। 2019 से लेकर के 2023 के अंत तक 5 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब ने केवल और केवल इस विषय को लेकर के राजनीति की। इन 13 जिलों के प्यासे कंठों पर जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं, उनके
पेयजल के हितों पर कुठाराघात किया, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति की। लाखों हेक्टेयर सिंचित हो सकने वाली जमीन के किसानों के अरमानों पर राजनीति की और इस योजना को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कुचेष्टा की। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी, बार बार बैठकें आयोजित करने के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुखिया जी के दबाव में न तो बैठक में सम्मिलित हुई और न ही इस विषय को आगे बढ़ाना उन्होंने स्वीकार किया। उल्टा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया और मुझे तो नकारा, निकम्मा और अकर्मण्य और पता नहीं कितनी तरह के विभूषणों से, आभूषणों से विभूषित करने का काम किया। लेकिन चुनाव से पहले भी मैंने पूर्वी राजस्थान के लगभग सब जिलों में जाकर के प्रेस के साथियों से बातचीत की थी। समाज के सारे ऐसे विशिष्ट जनों से बातचीत की थी, समाज के इन्फ्लुएंसर से बातचीत की थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी बातचीत की थी और उन सबको इस विषय को स्पष्टता के साथ में बताया था कि जो पूर्ववर्ती अटल जी के समय में बनी हुई पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना और वसुंधरा जी के समय में बनी हुई ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, इन दोनों को जोड़ करके हमने एक इंटीग्रेटेड लिंक बना दिया और एपेक्स कमेटी ऑफ फॉर इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बनी हुई है, उसने इसको एक अंतरराज्यीय नदियों के जोड़ने के प्रकल्प के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। और उसके अलावा स्पेशल कमेटी जो होती है उसने इसको प्रायोरिटी लिंक के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया, चिन्हित कर लिया तो देश में जिन लिंक्स पर प्राथमिकता के साथ में काम होगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अटल जी के ज़माने में जब नदियों को जोड़ने के प्रकल्प पर काम करना प्रारंभ किया गया था, ये विचार आया था, तब एक तकनीकी कमेटी बनी थी जो सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में थी। उसने 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां पानी की अधिकता है वहां से पानी की कमी जिन नदियों में उनमें पानी भेजा जा सकता है। उनमें पार्वती कालीसिंध और चंबल का लिंक भी था जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में था, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण से उसको स्थगित कर दिया था और उसी के बाद में उसी के अनुक्रम में ईआरसीपी बनी थी। हमने उन दोनों को जोड़ करके मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का हित हो सके इस दृष्टिकोण से ये इंटीग्रेटेड परियोजना जो है इसको कंसीव किया, कॉन्सेप्चुलाइज किया, दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बिठा करके इसमें सहमति बनाई, इसकी पीएफआर बनाई, लेकिन पिछली सरकार की हठधर्मिता के कारण से ये सिरे नहीं चढ़ पाई। मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि सरकार बनने के साथ ही हम प्राथमिकता के साथ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा और विश्वास था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। मैंने कहा था कि हम दोनों राज्यों में सरकार बनने के साथ ही प्राथमिकता के साथ में इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को हम दोनों राज्यों के बीच सहमति बना करके आगे बढ़ाएंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी का, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि इन दोनों ने सहमति व्यक्त की, इन दोनों ने भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस रास्ते को ढूंढने में अपने अनुभव से बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इस बीच में पिछली सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए किसानों और प्यासे कंठों को पर राजनीति का एक पाप किया था और उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना के नाम से एक छोटे से लिंक जो ईसरदा गालवा नवनेरा ईसरदा गालवा बीसलपुर एक छोटा सा लिंक आइडेंटिफाई किया, जिसकी डीपीआर भी मेरे ही मंत्रालय के अधीन काम करने वाले संस्था ने बनाई थी। उसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई। सरकार ने आनन फानन में उस पर टेंडर किए। राज्यपाल के अभिभाषण में ये घोषित कराया कि 2051 में वो पूरी होगी।
अभी 2023 में वो घोषित कर रहे थे कि 27 साल 28 साल बाद में वो पूरी होगी, तब तक उसकी लागत शायद 50-60 हज़ार करोड़ हो जाती। और उसमें जो क्योंकि पेयजल के लिए ही सिर्फ उसको डिज़ाइन किया गया था, तो उसमें मात्र 3 जिले अजमेर, जयपुर और टोंक, इन 3 को पेयजल मिलने वाला था। इसके अतिरिक्त एक बूंद भी सिंचाई का पानी अवेलेबल नहीं था। केवल 525 एमसीएम पानी ही उसमें राजस्थान को उस लिंक के माध्यम से मिल सकता था। और उसके बन जाने के बाद में ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पीकेसी ईआरसीपी लिंक हमने जो प्रस्तावित किया है, इसकी संभावनाएं हमेशा के लिए समाप्त होने वाली थी। मैंने कहा था कि ये जो पाप अशोक गहलोत साहब ने किया, इस पाप के ताप में ही ये जल करके भस्म हो जाएंगे, और वही हुआ। राजस्थान की जनता ने उनको इस पाप की सजा दी। पूर्वी राजस्थान में जहां वो इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर लेना चाहते थे, वो हथियार उन्हीं के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र बना और उन्हीं के ऊपर उस ब्रह्मास्त्र का प्रकोप हुआ। पूर्वी राजस्थान में उनका सफाया हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनी इस योजना से राजस्थान को 2500 एमसीएम लगभग पानी मिलेगा, और इतना ही पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा। और इसमें कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए होगी, जिसका क्योंकि ये अंतर्राज्यीय नदी जोड़ने की परियोजना है और केन और बेतवा लिंकेज परियोजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सूखे प्रदेश बुंदेलखंड को वो केटर करती है, इसलिए उसमें 90% ग्रांट भारत सरकार के देगी। इसका मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस परियोजना के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी अनुग्रह करके हमें 90% धनराशि उपलब्ध कराएंगे। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को सम्मिलित रूप से मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5,000 एमसीएम पानी मिलेगा, जो अशोक गहलोत साहब की परियोजना से 15,000 करोड़ खर्च करके और 500 एमसीएम मिलने वाला था। 10 गुना पानी 2 राज्यों के 26 जिलों के लगभग 5-5.5 करोड़ लोगों के पेयजल की अगले 30 साल की गारंटी, और दोनों राज्यों के 14 लाख एकड़ जमीन सिंचाई की गारंटी इस नई परियोजना के माध्यम से होगी, जिसमें राज्य सरकारों को मात्र 4,000 करोड़ भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए ये योजना इन 13 जिले राजस्थान के हैं, जिनमें अजमेर भी एक है। इनके लिए भविष्य में एक वरदान के रूप में होगी। अब बीसलपुर बांध मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि इस परियोजना से बीसलपुर में पानी आएगा। बीसलपुर का बांध हर साल 100% भरेगा, और हर साल 100% भरने के चलते हुए किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। और इन सब के अतिरिक्त 35 से ज़्यादा ऐसे छोटे बड़े बांध और तालाब ऐसे इस योजना के माध्यम से भरे जाएंगे, और उनके भरने से उनके क्षेत्र जुड़े हुए क्षेत्रों में जमीन के जल का भी पुनर्भरण होगा। जमीन का जल स्तर जो नीचे चला गया है, नीचे सिकुड़ता जा रहा है, वो भी वापस भरेगा। इन 13 जिलों के लिए लाइफलाइन के रूप में ये राजस्थान को एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं अजमेर जिले के सभी लोगों को आपके माध्यम से और आपके सब श्रोताओं को इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। आप सब मित्रों ने भी इसके लिए निरंतर अपने तरीके से इस आवाज़ को बुलंद किया। आप लोगों ने प्रयास किया कि राजस्थान की सरकार, तत्कालीन सरकार, पिछली सरकार इसे लागू करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए, लेकिन मैं जानता था कि आपकी आवाज़ को भी वो नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि जिनको जनता की आवाज़ सुनाई नहीं देती उनको मीडिया की भी नहीं सुनाई देती। मैं आप लोगों का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। कोई प्रश्न है अगर किसी का तो? सर, ये परियोजना जो है ये कितने साल तक चलेगी, कब खत्म होने की कोई डेडलाइन बनाएगी? मतलब परियोजना पूरी होने की डेडलाइन पूछ रहे हो या परियोजना खत्म होने की पूछ रहे हो? पूरी होने की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी परियोजना जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है, जिसमें कुछ बांधों का निर्माण भी होना है, कुछ बांधों का निर्माण इसमें ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है, लेकिन लगभग 5 साल का समय इसमें लगना अपेक्षित है, जो हमने कंसीव किया है इसे। लेकिन क्योंकि धरातल पर काम करने की जिम्मेदारी दोनों राज्य सरकारों की है, जिनको जमीन अधिग्रहण भी करना होगा, जिनको धरातल पर इनको टेंडर लगा करके एग्जीक्यूट भी करना होगा, इम्प्लीमेंट भी करना होगा। राज्य जिस गति से काम करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, और हमारी सरकार में माननीय मोदी जी ने मंत्र दिया हुआ है कि जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। तो आप इंतजार करिए, 5 साल में इसको पूरा करेंगे। क्या होगा सर, कहाँ से होते हुए
देखिए बहुत विस्तृत है, मैं आपको नोट दे दूंगा, मुझे लगता है कि मैं आपको समझाऊंगा, उसमें आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और बाद में आपको भी उसके कारण से समस्या होगी। 13 जिलों को 2,500 MCM पानी मिलेगा। इन 13 जिलों के पेयजल की अगले 30 साल तक की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होगी और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की जमीन सिंचित होगी। ऐसे कोई सूखे बांध जहां पानी नहीं मैंने कहा है 35 ऐसे बांध और तालाब हैं जिनको इसके कारण से इसके द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। लोकसभा सामने है, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव सामने है, चुनाव सामने हाँ दो लोकसभा भी सामने है, कल से शुरू हो रही है। ट्रम्प कार्ड मोदी जी ने ले लिए, एक राम मंदिर, एक ERC, तीसरा ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है राजस्थान के संदर्भ? आप चिंता मत करिए, देखते जाइए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। हम किसी भी परियोजना को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं लेते। न राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय था, न ERCP राजनीति का विषय था। इस देश के गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के, उनकी शक्ति को बढ़ा करके, देश के सम्मान को पूरे विश्व में बढ़ाते हुए देश को विकसित करें, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है। राजनीति हमारे लिए केवल और केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करना जो हमने अपनी पार्टी की स्थापना के समय अपने लिए सुनिश्चित किया था कि हम भारत को विश्व का के समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देशों की श्रृंखला में ले जाकर खड़ा करेंगे। उसके लिए साधन मात्र है और ये सारे चुनाव जनता के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्ति के साधन के रूप में ही हम लोग लड़ते हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, मीडिया को धन्यवाद। अब जय श्री राम के बाद प्रधानमंत्री नया नारा लेके आ रहे हैं, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। कई संबोधन आपने कहीं सुना है क्या? कई संबोधन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जय श्री राम हमारे लिए नारा नहीं था। जैसा मैंने कहा कि जय श्री राम हमारे लिए जो है राष्ट्रीय चिति का विषय था। वो भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के मानबिंदुओं में से एक थे, पूरे भारत के एकता के सूत्र में बांधने वाले तंतुओं में से एक थे, जो भारत के आराध्य पुरुष हैं। ये हमारे लिए नारा नहीं है। मुझे लगता है कि इसको नारा कह करके हम भगवान राम की मर्यादा को कहीं न कहीं चोट पहुंचाएं। अगला कदम माने राधे राधे। देखते जाइए, अभी देश में विरासत का सम्मान हो और गुलामी की मानसिकता से हम जो है मानसिक रूप से भी गुलामी की मानसिकता से और फिजिकली भी गुलामी के चिन्हों से हम दूर हों, ये हमारा संकल्प है। हम इस सब पे विषय पे काम कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री घर पे आज नकदी बरामद हुई है, कहीं ना कहीं गायब है। चलिए देखते आज की इस प्रेस वार्ता में एक अजमेर को अभी 48 से 72 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति हो रही है। ERCP योजना जब पूरी होगी, क्या अजमेर को 24 घंटे पानी मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से अजमेर के इसको पेयजल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बीसलपुर बांध है और बीसलपुर पर अत्यधिक दबाव है, क्योंकि बीसलपुर से टोंक को भी पानी देना है, बीसलपुर से जयपुर को भी पानी देना है। जब ERCP पे से पानी मिलने लगेगा तो बीसलपुर भी भरेगा और जयपुर के पेयजल स्रोत जो दूसरे हैं उन सब में भी पानी, हमेशा के लिए पानी की आवक और उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। तो निश्चित ही बीसलपुर में स्पेयर पानी होगा, किसानों को भी पीने का पानी मिलेगा। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि जिस दिन बीसलपुर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उस दिन बीसलपुर से सिंचित जितना भी क्षेत्र है उसको प्राथमिकता के साथ में सिंचाई का पानी मिलेगा और अजमेर का एकाधिकार बीसलपुर पर रहेगा। तो अजमेर का तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए 2019 से लेकर के अभी वर्तमान तक जल शक्ति अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम हर साल करते हैं, जिसमें हम हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ के रिस्टोरेशन के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हमारे जो है वाटर बॉडीज़ के कैचमेंट एरिया के अपग्रेडेशन के लिए और वहाँ पर अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ पेड़ लगाने के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से ये जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, ये इसका परिणाम बहुत सुखद है। और 5 साल से जल शक्ति अभियान और उससे पहले राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा चलाए गए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और उसी की तरह के देश भर में जो अभियान अन्य राज्यों ने लिए, आंध्र प्रदेश ने नीरू चेट्टू किया, बिहार ने जल जीवन हरियाली किया, महाराष्ट्र ने जलयुक्त शिविर किया, गुजरात ने सुजलाम सुफलाम किया, ऐसे सब राज्यों ने जो समन्वित प्रयास किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार, चाहे मन की बात का प्लेटफॉर्म होगा या और कोई भी प्लेटफॉर्म, इस पर पानी के संचय और भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए जिस तरह से आग्रह किया, उसके कारण से जो चेतना व्याप्त हुई है, उसके चलते हुए
मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि पिछले 20-30 साल से जो भारत में हर साल भूगर्भ का जल कम हो रहा था, उस ट्रेंड को पहले 2 साल हम थामने में कामयाब हुए और पिछले साल से लगातार वो ट्रेंड पॉजिटिव साइड में बढ़ने लगा है। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड और सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स है, उनकी संख्या में कमी हुई है, अपग्रेडेशन हुआ है और सेफ ब्लॉक्स की संख्या जो है लगभग 10% बढ़ी है। मैं ये तो नहीं कहता कि हमने बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लिया, लेकिन हम एक सफलता की ओर बढ़ें और इस सफलता की प्रेरणा से निश्चित रूप से देश में भूगर्भ के जल के पुनर्भरण को लेकर के जो चेतना बनी है, ये एक सुनहरे भविष्य की तरह मैं देखता हूँ। आप सब लोग